नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कथाएं और कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया कहानी को पूरा सुनें या पढ़ें। अगर कहानी अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अरे रश्मि सुन, बहुत अच्छी खबर है। क्या खबर है रीना के बापू? मैंने अपनी रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। क्या कहा रीना के बापू? अभी हमारी बेटी केवल 14 साल की ही तो है। तू चुप कर, ज़्यादा जवान ना चलाया कर। एक एक करके 4 बेटियां पैदा कर दी और अब मुझे कानून पढ़ा रही है। बैजनाथ अपने भतीजे रमेश के लिए अपनी रीना का हाथ मांग रहे थे। मैंने हाँ कह दी है। शाम को 4-5 लोग रिश्ता पक्का करने के लिए आएंगे। रीना को अच्छे से तैयार कर देना। और यह पकड़ मिठाई का डिब्बा। यह कैसी बातें कर रहे हो रीना के बापू? कहाँ हमारी नाजुक सी बेटी और कहाँ तुम्हारी उम्र का रमेश? बस बस, अब आगे ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर। अरे, आदमी की उम्र नहीं देखी जाती, बस उसकी कमाई देखी जाती है। मुंबई में तुम्हारी बेटी राज करेगी। पूरी सब्जी बना लेना, खाना अच्छी तरह से बनाना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। बैजनाथ बता रहा था कि रमेश मुंबई में टैक्सी चलाता है। 1000 रुपये रोज़ के आसानी से कहीं नहीं गए। शाम को रमेश अपने चाचा चाची को लेकर आ गया। लाल चमकीली कढ़ी हुई साड़ी, पायल, चूड़ी और सोने की अंगूठी पहनाकर रीना के साथ अपनी शादी पक्की कर दी। ढोलक पर गीत गाए गए, खूब खाना पीना हुआ और रात में शराब का पीना पिलाना भी हुआ। रीना के लिए तो शादी का मतलब केवल सजना संवरना, बढ़िया कपड़े, चूड़ी, पायल, महावर, सिंदूर, पाउडर और लिपस्टिक ही था। उसकी आंखें तो उस सामान से हट ही नहीं रही थीं। उसने एक बार भी रमेश की तरफ नहीं देखा। वहीं उसकी माँ आंसुओं से रोई जा रही थी। बापू गाली देकर बोल रहे थे, अब रोकर अवगुण मत मना। उधर रीना अपनी शादी के बाद मुंबई जाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। रीना ने जल्दी जल्दी चूड़ियाँ पहन ली, फिर पाउडर और लिपस्टिक लगाकर खुद को बार बार शीशे में देख रही थी। तभी रीना की सहेलियां सोनी और गौरी भी वहां आ गईं और उसकी साड़ी, पायल और अंगूठी को ललचाई निगाहों से छू छू कर देखने लगीं। उन दोनों की निगाहों में उसके लिए जलन थी। वाह री रीना, अब तो तू मुंबई में रहेगी। और नहीं तो क्या, मैं तो वहाँ फिल्म देखने भी जाऊंगी। बस अब तो रीना दिन रात मुंबई नगरी के ख्वाबों में ही खोई रहती। कैसा होगा मुंबई शहर? वह तो आज तक कभी रेलगाड़ी में भी नहीं बैठी थी, कभी गांव से बाहर ही नहीं गई थी। यहाँ तो उसे हर 2-4 दिन बाद भूखे पेट ही सोना पड़ता था। जब बापू को मजदूरी नहीं मिलती तो भला रोटी कैसे पकती? रात को अक्सर बापू शराब पीकर आता तो अम्मा को मारता पीटता और गाली देता। रीना रोते रोते डर के मारे किसी कोने में दुबक कर सो जाती। रीना अपने सपनों की रंग बिरंगी दुनिया में खोई हुई थी। अचानक रीना के मन में ख्याल आया कि कहीं रमेश भी नशा करके उसे पीटेगा तो नहीं। लेकिन फिर सुगध भविष्य के बारे में सोचकर उसका मन बोलता, नहीं नहीं, रमेश मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। एक दिन शाम के समय रीना अपनी सहेली गौरी के पास जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह घबरा कर चिल्ला पड़ी। तभी किसी ने अपने हाथ की हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। रीना रमेश को पहचान कर शर्मा गई। गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा रमेश उसे बहुत अच्छा लगा। उसने टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई थी, हाथ में घड़ी बांधी हुई थी और वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। फिर 8-10 दिन के अंदर ही रीना ब्याह कर रमेश के साथ मुंबई आ गई। वह आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों पर सजी हुई रंग बिरंगी रोशनी को देखकर हैरानी से भर उठी थी। अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के अनगिनत सपने संजोए हुए रीना अपने ससुराल पहुंच गई। वहां सासू माँ ने उसका स्वागत किया। तभी किसी की आवाज़ आई, रमेश की बहू बहुत सुंदर है, लेकिन अभी उम्र में बहुत छोटी है। छोटे बच्चे रीना को झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सास ने उसे खाने के लिए पूरी, सब्जी और खीर दी थी। रीना को तो शादी बड़ा ही फायदे का सौदा लग रहा था। बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, सजना संवरना, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन
जब रात में रमेश ने उसके तन को घायल किया तब उसका मन भी घायल हो उठा और वह तड़प कर चीख उठी थी और सासू माँ के आंचल में आकर दुबक गई थी। अगली सुबह रीना देर तक सोती रही थी। जब सुबह उसकी आँख खुली तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था। उसकी सास रमेश को धीरे धीरे कुछ समझा रही थी। रमेश को देखते ही रीना डर कर काँप उठी। बीती रात की बातें याद करके वह घबरा गई थी। थोड़ी देर बाद रमेश अपने काम पर चला गया। उसकी सास ने उसको खाने के लिए आलू का पराठा दिया। फिर सासू माँ उसे प्यार से समझाने लगी कि शादी का मतलब यही होता है, इसलिए रमेश से डरो नहीं, वह अब तुम्हारा पति है। शाम को जब रमेश घर लौटा तब रीना के लिए रसगुल्ले लेकर आया था। रमेश ने धीरे से रीना की हथेली को चूम लिया। फिर उसने आहिस्ता से रीना को अपनी बाहों में भर लिया। अब धीरे धीरे रीना को रमेश अच्छा लगने लगा था। उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ से उसके मन में गुदगुदी होती थी। अब रमेश रोज ही उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए भी ले आता था। सासू माँ भी काम पर चली जाती थी। रीना अपने घर में झाड़ू, बुहार, बर्तन, कपड़ा सब काम करती थी। यह सब काम रीना के लिए नया नहीं था। एक दिन रमेश ने सुबह ही रीना को कह दिया था कि शाम को तैयार रहना, आज तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। रीना यह सुनकर बहुत खुश हो गई। शाम को रमेश उसे अपनी ऑटो रिक्शा में बिठाकर जुहू चौपाटी लेकर गया। वहाँ लोगों की इतनी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मेला लगा हो। वहाँ रीना बर्फ़ का गोला खाकर बहुत खुश हुई। हर तरफ लोग कुछ ना कुछ खा पी रहे थे। रीना ने तो कभी अपने जीवन में नदी भी नहीं देखी थी और यहाँ इतना बड़ा समुंदर देखकर वह हैरानी और खुशी से भर उठी थी। रमेश ने उसे ठंडी बोतल पिलाई, गोलगप्पे खिलाए। फिर वे दोनों घंटों समुद्र के किनारे बैठे रहे थे। रमेश उसकी हथेलियों को अपने हाथ में पकड़कर बैठा हुआ था और उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था। रीना सर धजकर अपने आप को किसी महारानी से कम नहीं समझती थी। अब वह दिन भर रमेश के लौटने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि उसकी प्यार भरी छेड़छाड़ अब उसे अच्छी लगती थी। यहाँ पर रीना के ससुराल में गैस का चूल्हा था, टेलीविज़न था और पानी ठंडा करने वाली मशीन भी थी। गांव में तो लकड़ी को जलाकर रोटी बनानी पड़ती थी, जिसके धुएं के मारे रोते रोते उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। जब कभी रीना को अपनी माँ की याद आती तो रमेश अपने फ़ोन से उसके बापू के फ़ोन पर बात करवा देता था। फिर एक दिन पता चला कि रीना माँ बनने वाली है। उसकी सास खुशी से झूम उठी। रमेश भी बहुत खुश था। वह रीना के इर्द गिर्द घूमता रहता था। अब वह कभी काम पर जाता और कभी नहीं जाता। रमेश कभी रीना को फिल्म देखने ले जाता, कभी बाज़ार ले जाता। रीना बहुत खुश थी, क्योंकि सासू माँ भी कोठियों से उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। लेकिन रमेश की एक बात से रीना को बहुत गुस्सा आता था कि वह उसे किसी से बात करते हुए नहीं देख सकता था। वह जब भी मोहल्ले की किसी औरत से बात करने लगती तो वह नाराज़ हो जाता था। एक दिन रीना ने परेशान होकर अपनी सास से पूछा। तब उन्होंने बताया कि रमेश की पहली बीवी किसी दूसरे के चक्कर में पड़कर उसके साथ भाग गई थी। इसीलिए वह अब हमेशा रीना को अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहता था। समय आने पर रीना छोटी सी उम्र में जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। अस्पताल में ऑपरेशन और दवा में काफ़ी खर्च आ गया। अब 2 नन्हे बच्चों के दूध, दवा, डॉक्टर के खर्चे भी बहुत बढ़ गए थे। दोनों बच्चों के कारण रीना अब उनमें काफ़ी व्यस्त रहने लगी थी और कमज़ोरी के चलते जल्दी थक भी जाती थी। इसीलिए अब वह रमेश की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाती थी। रमेश अब बात बात पर चिड़चिड़ाने लगा था। रीना समझ गई थी कि रमेश अब शराब भी पीने लगा है, क्योंकि वह जब भी कभी उसके साथ जाता था तो कुछ चुपचाप से पीकर आता था। रीना के पूछने पर वह कह देता कि यह ताकत की दवा है। लेकिन रीना को पता था कि रमेश शराब पीता है, क्योंकि नशा करने के बाद वह जानवर की तरह उस पर टूट पड़ता था। और अब जबकि वह बच्चों के चलते उसके काबू में नहीं आती थी, तो वह गाली गलौज और उसके कुछ बोलने पर मार पीट तक करने के लिए
तैयार हो जाता था। अब रीना के सपने और खुशियाँ दफन होने लगे थे। एक तरफ 2 नन्हे बच्चे तो दूसरी तरफ रमेश का रोज़ रोज़ नशा करना। वह कभी काम पर जाता और कभी नहीं जाता। अब घर में पैसे की तंगी होने लगी, घर का माहौल बिगड़ने लगा। लड़ाई झगड़ा, कलह, गाली गलौज और मारपीट अब रोज़ की यही कहानी हो गई थी। एक दिन रमेश जब नशा करके आया तो सासू माँ ने उसे बहुत डांटा। रमेश ने गुस्से में खाने की थाली उठाकर फेंक दी। जब रीना रोने लगी तो उसे ज़ोर से धक्का देकर गिरा दिया और बोला कि टेसुए बहाती है, मेरा पैसा है, तुम लोग कौन होती हो मुझे रोकने वाली। उस दिन रीना को अपनी माँ की बहुत याद आई, लेकिन वह तो यह भी नहीं कह सकती कि अम्मा के घर जाना है, क्योंकि वहाँ तो खाने का भी कोई ठिकाना नहीं था। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका। रमेश दिन भर घर में पड़ा रहता और 4-4 समय खाना मांगता। सासू माँ बोली, काम पर क्यों नहीं जाता? बस मेरी मर्जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रीना बोली, नशा करने के समय तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, 1 पैसा घर में नहीं दे रहे हो और 4 समय रोटी मांगते हो, कहाँ से आएगी रोटी? मेरी रोटी गिनती है? फिर गाली देते हुए रमेश बोला, तेरे चलते ही मैं बर्बाद हो गया। बैंक वालों की किस्त नहीं दे पाया तो वो लोग मेरा ऑटो रिक्शा उठाकर ले गए। तुझे खुश करने के लिए मैं कभी तुझे सिनेमा ले जाता तो कभी आइसक्रीम खिलाता। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, बस अब तो ठन ठन गोपाला। इतना बोलकर रमेश पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। दोनों बच्चे अब 4 साल के हो चुके थे, उन्हें स्कूल भेजना था। इसीलिए अब रीना ने मन ही मन काम करने का निश्चय कर लिया। अब वह रमेश की एक भी नहीं सुनेगी। अगले दिन से ही सासू माँ की मदद से सोसाइटी के 3 घरों में उसे काम मिल गया। एक बुजुर्ग अंकल के घर में उसे खाना बनाना था और बर्तन सफाई का काम करना था। इस काम के लिए उसे 10,000 रुपये महीना देने के लिए बोला तो उसकी बाछें खिल गई थीं। इसी तरह और भी 2 घरों में उसे अच्छा काम मिल गया। मुंबई के छोटे छोटे साफ सुथरे घर, उन घरों में काम करने में उसे बहुत मज़ा आता था। अब तो रीना जितनी देर अपने घर से बाहर रहती थी, वहाँ के झंझट और कलेशों से दूर रहती थी। वहाँ पर मान्या मैडम के घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उन दोनों बच्चों को देखकर रीना को अपने फटे हाल बच्चों की याद आती। लेकिन जैसे ही मैडम मान्या को पता चला कि उसके 2 बच्चे हैं, वह हैरानी से चौंक उठी कि तुम तो अभी खुद लड़की सी हो, तुम्हारे बच्चे भी हैं। मैडम मान्या ने अपने कई सूट निकालकर रीना को दे दिए थे। जब बच्चों की बात पता चली तो उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े भी उसे दे दिए। बुजुर्ग अंकल के यहाँ से रोज़ का खाना तय था, जो कि उसके बच्चों के खाने के काम आता था। महीने भर में ही रीना की हालत सुधर गई। अब उसने रमेश की फिक्र करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब उन दोनों पति पत्नी के बीच बस एक ही रिश्ता था। वह नशे में उसके शरीर पर टूट पड़ता और अपनी भूख मिटाकर बेहोशी की नींद सो जाता। अब वह रमेश को केवल एक देह ही समझती थी। उसके मन के कोने में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। रमेश का शराब का चस्का इतना बढ़ गया था कि बक्सों और अलमारी में रीना का छुपाया हुआ पैसा, जेवर आदि सब चुरा कर ले गया। रीना ने तकिए के अंदर अपनी सोने की अंगूठी और पायल छुपाकर सिल दी थी। वह भी नशे के लिए रमेश चुरा कर ले गया था। उस दिन रीना ने रमेश को चुन चुन कर गालियाँ दी थीं और धक्के मारकर अपने घर से उसे निकाल दिया। रमेश उसे शराब के नशे में कभी नाली में पड़ा हुआ मिलता तो कभी सड़क पर। लेकिन अब रीना ना तो रमेश की परवाह करती थी और ना ही उससे डरती थी। रमेश जब उसे एक गाली देता तो वह भी उसे 4 गालियाँ सुना देती थी। अगर रमेश उसको मारने के लिए हाथ उठाता था तो वह भी जो हाथ में आता उठाकर उसे मार देती थी। रीना जिन सरिता मैडम के घर काम करती थी, वह मैडम बैंक में काम करती थी। उन्होंने बैंक में रीना का अकाउंट खुलवा दिया और रैकरिंग की स्कीम भी चालू करवा दी। अब रीना अपने पैरों पर खड़ी थी। इसके अलावा कपड़े, त्योहार वगैरह अलग से मिल जाते थे। अब वह रमेश से नहीं डरती थी और ना ही उसकी परवाह करती थी। सोसाइटी की दूसरी बाइयों के साथ भी खूब हंस हंस कर बातें होती थीं। सबकी एक सी परेशानी रहती, लेकिन आपस में बातचीत करके सब अपने दिल को हल्का कर लेती।
इस बीच एक दिन रीना की मुलाकात सुनील से हो गई। सुनील वहीं सोसाइटी में प्लम्बर का काम करता था। एक छोटी सी आपसी मुस्कान दोस्ती में बदल गई। सुनील बोला, का है री छमक छल्लो, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। रीना सुनील की बात सुनकर मुस्कुराकर शर्मा गई। अभी वह केवल 23-24 साल की ही तो थी, उसके मन में भी तो अरमान थे। इधर रमेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। उसका लीवर खराब हो चुका था। रीना और रमेश की माँ उसे नशा मुक्ति केंद्र ले गईं। सुनील ने बताया था कि पहले वह भी शराब पीने लगा था, लेकिन वहाँ से इलाज कराकर बिल्कुल ठीक हो गया। रमेश को भी वहाँ भर्ती किया गया और उसका नशा छूट भी गया था, लेकिन वहाँ से लौटकर आते ही उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। अब उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई थी। रीना अब रमेश की हरकतों से बहुत तंग आ चुकी थी, इसलिए वह अपने काम पर अब खूब सज धज कर जाने लगी। सुनील ने उसको चूड़ियाँ ला दी थीं। वही चूड़ियाँ पहनकर अपने हाथों को निहारती हुई घर से निकल रही थी। तभी पीछे से रमेश गाली देते हुए चिल्लाया, काम पर जाती है कि अपने यार से मिलने जाती है? ऐसे सज धज कर निकलती है जैसे मेला देखने जा रही हो। रीना बोली, काहे गाली दे रहे हो? मुझे भर भर हाथ चूड़ी अच्छी लगती है तो पहनती हूँ, काहे को गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे नाम की ही तो चूड़ी पहनती हूँ। इतना बोलकर रीना जल्दी जल्दी अपने काम पर निकल पड़ी। चौल में आते जाते अखिल भी मिल जाता था। वह भी देवर बनकर उससे हंसी मजाक करता था। पहले तो रीना रमेश के डर से कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, लेकिन अब वह आराम से सभी से बात करती थी। अखिल ने कहा, भाभी जी क्या बात है, आज बड़ी लाइट मार रही हो। अब भला तारीफ किसे पसंद नहीं। वह भी उसी के टाइम पर घर से निकलती। अखिल भी रमेश के सामने ही कई बार उसके घर चाय पीने आ जाता। रमेश भैया बड़े किस्मत वाले हो, जो ऐसी पत्नी मिली, घर भी संभाल रही है और बाहर भी। अखिल की ऐसी बातों से रमेश कुड़ कर रह जाता। रीना खूब सज धज कर अपने काम पर जाया करती, जो रमेश को बहुत नागवार गुजरता, लेकिन अब वह उसकी परवाह नहीं करती थी। दूसरा, अब रमेश शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। रमेश अपनी माँ से चुपचाप पैसे लेकर शराब पीकर आता। अब तो डॉक्टर ने भी उसका इलाज करने के लिए मना कर दिया था। रीना कभी डॉक्टर के हाथ जोड़ती तो कभी रमेश को लेकर अस्पताल भागती। उसे बार बार काम से छुट्टी लेनी पड़ती, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मैडम से भी रोज़ रोज़ छुट्टी मांगती तो उनकी भी बातें सुनती। उधर बच्चों के स्कूल से भी शिकायत आने लगी। रीना तो पढ़ी लिखी थी नहीं। उसने अपनी यह समस्या सुनील के सामने रखी तो सुनील बच्चों को पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया। रीना ने उससे पैसे की बात पूछी तो उसने इनकार कर दिया। सुनील अब सुबह रोज़ रोज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आने लगा। कभी रीना तो कभी सासू माँ सुबह सुनील को चाय नाश्ता करवा देती थी। यह आपसी तालमेल बहुत अच्छा बन गया था। रमेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रीना को समझ आ गया था कि अब रमेश ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। एक दिन रीना काम पर गई हुई थी, तभी उसके फ़ोन पर खबर आई कि तेरा रमेश हिचकी ले रहा है। वह दौड़ी दौड़ी घर आई थी। पीछे पीछे सुनील भी आ गया था। रमेश सचमुच इस दुनिया से विदा हो चुका था। फिर शुरू हुआ चौल की औरतों का जुड़ना, रिश्तेदारों का आना और रोना धोना। सासू माँ पछाड़े खा खा कर रो रही थीं। दोनों बच्चे भी पापा पापा कहकर रो रहे थे। सभी लोग रीना को भी रोने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसे तो रोना आ ही नहीं रहा था। कोई उसे रोने के लिए बोल रहा था, कोई उसकी चूड़ियाँ तोड़ रहा था, तो कोई उसकी मांग से सिंदूर पोंछ रहा था। और रीना मन ही मन सोच रही थी कि मैं क्यों रोऊं? चला गया तो अच्छा ही हुआ। मेरी जान का कलेश चला गया। मुझे कभी भी उसने चैन नहीं लेने दिया। कभी कोठी के अंकल के साथ नाम जोड़ देता था, कभी सुनील तो कभी अखिल के साथ। जिससे भी बात करती थी उसी के साथ मेरा रिश्ता जोड़ देता था। गाली तो हर दम ज़बान पर रहती थी। अब रमेश की अर्थी उठनी थी, इसलिए पैसे की ज़रूरत थी। उसने मान्या मैडम को फ़ोन करके बताया था कि उसका आदमी नहीं रहा, इसलिए पैसे की ज़रूरत है। सुनील जाकर पैसे ले आया था और रीना मन ही मन सोच रही थी, वाह रे पैसा,
जब बच्चा पैदा हुआ था तो ऑपरेशन, दवा के लिए पैसा चाहिए था। अब इंसान की मौत हो गई तो दाह संस्कार के लिए भी पैसा चाहिए। रमेश की अर्थी सच चुकी थी। सुनील घर के सदस्य की तरह आगे बढ़कर सारे काम जिम्मेदारी से कर रहा था। सासू माँ और चौल की औरतें चिल्ला चिल्ला कर रो रही थीं। चौथे दिन हवन और शांति पाठ होने के बाद घर की शुद्धि भी हो गई थी। अगली सुबह जब रीना काम पर जाने के लिए निकलने लगी तभी सासू माँ उस पर चिल्ला उठी थी। कैसे लाज शर्म छोड़ दी है, शौक तो मना नहीं रही और देखो तो आज काम पर भी चल दी। ऐसी बेशर्म औरत तो मैंने कहीं नहीं देखी। तभी पीछे से बुआ ने भी नहले पर दैला मारा था। कैसे सज धज कर जा रही है, जरूर किसी के संग नैन मटक्का करती होगी। इसी बात से रमेश दुखी होकर शराब पीने लगा होगा। लेकिन रीना को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती, हाथों में भर भर चूड़ियाँ पहनती, पाउडर, लिपस्टिक और बालों में गजरा भी लगाती। देखने वाले उसे देखकर आहें भरते थे। आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है। सासू माँ भी कहती कि रमेश तो अब रहा नहीं तो किसके लिए यह साज सिंगार करती हो। रीना कहती मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तब सासू माँ बोलती कि रीना कुछ तो डरो भगवान से, विधवा हो विधवा की तरह रहा करो। पर वह सासू माँ की बात को अनसुनी करके चली जाती। सुनील उसके लिए चांदी की झुमकियाँ लेकर आया था। वह उन्हें पहनने के लिए बेचैन थी। उसने सासू माँ से कहा मैडम ने दिवाली के लिए दी हैं। हाथ में पैसा तो था ही, इसलिए वह अपने लिए तरह तरह के सजने संवरने की चीज़ें खरीदती और मैडम लोगों के कपड़े भी मिल जाते थे। उसे बचपन से ही शौक रंग के कपड़े पहनने का शौक़ था, इसलिए अब वह अपने सारे शौक़ पूरे कर रही थी। अब उसे ना तो सासू माँ के तानों की परवाह थी और ना ही अड़ोस पड़ोस के लोगों की। उधर सासू माँ को रमेश का इस तरह चले जाना और रीना की मनमानी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन रात में वह बाथरूम के लिए उठी तो गिर पड़ी। पता चला कि उन्हें लकवे का अटैक आ गया है। रात में तो किसी तरह बच्चों की मदद से उन्हें चारपाई पर लिटा दिया, लेकिन सुबह जब सुनील डॉक्टर को बुलाकर लाया तो पता चला कि उनका आधा शरीर बेकार हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में सुनील ही रीना की मदद के लिए आगे आया था। सुनील खुद भी परेशान था। सोसाइटी की नौकरी छूट चुकी थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। रीना ने सुनील को अपने घर में ही रख लिया था। वह रीना के बच्चों को पढ़ा देता था, घर के लिए साग सब्जी ले आता था। सबसे ज़्यादा तो सासू माँ के काम में मदद करता। अब रीना को भी उसके रहने से सहूलियत हो गई थी। दोनों के बीच एक अनाम रिश्ता हो गया था। वह पढ़ा लिखा था। नौकरी छूटने के चलते उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। लोग तरह तरह की बातें करते। रीना एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। एक रात सासू माँ सोई तो सोती ही रह गई थी। खबर सुनते ही लोगों की भीड़ तरह तरह की कानाफूसी कर रही थी। सासू माँ के जाने का गम रीना सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह रो रो कर बेहाल थी। सुनील ने ही आगे बढ़कर सारा काम किया था। रिश्तेदार चूं चूं कर रहे थे, यह कौन है, दूसरी बिरादरी का है, यह रीना का नया खसम है। इसी के चक्कर में तो रमेश को नशे की लत लग गई थी और सास भी इसी गम में चली गई। इस तरह की बातें करते हुए रिश्ते की एक ननद रोने का नाटक कर रही थी। अब रीना के लिए चुप रहना मुश्किल हो गया। तब वह बोली, इतने दिन से सासू माँ खटिया पर सब काम कर रही थी तो कोई नहीं आया पूछने कि रीना अम्मा को कैसे संभाल रही हो। सुनील ने ही उनकी सारी गंदगी साफ की। अम्मा तो उसे आशीर्वाद देते हुए नहीं थकती थीं और आज सब बातें बनाने खड़े हो गए हैं। रीना की बात सुनकर हर ओर सन्नाटा छा गया। वैसे भी अब तो रीना को किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। कुछ दिनों से सुनील अनमना सा रहने लगा था। रीना देख रही थी कि वह बच्चों से भी बात नहीं करता। सुबह जल्दी चला जाता और देर रात लौटता। रीना ने पूछा, क्या बात है सुनील, कोई परेशानी हो तो बताओ। सुनील बोला, कुछ नहीं, मैं अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पास में नहीं मिल रही थी, इसलिए दूर ही लेनी पड़ी। आज कुछ पैसे एडवांस में दे दूँगा,
उसकी बात सुनकर रीना बोली, क्यों, यहीं रहो, मुझे सहारा है और बच्चों के भी कितने अच्छे नंबर आए हैं। सुनील बोला, लोगों की उल्टी सीधी गंदी बातें सुन सुनकर अब मेरे कान पक गए हैं। मुझे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अब अम्मा भी नहीं है तो मेरा यहाँ क्या काम। रीना बोली, लोगों का तो काम है कुछ भी कहते रहना। तब रीना बोली, अभी एडवांस मत देना, शाम को बात करेंगे। यह कहकर रीना अपने काम पर चली गई थी। सुनील अभी लौटा नहीं था, बच्चे सो चुके थे। रीना ने सुहागिनों की तरह अपना 16 श्रृंगार किया था और उसने वही लाल साड़ी पहन ली जो सुनील उसके लिए लाया था। श्रृंगार करके जब उसने आईने में खुद को देखा तो अपनी सुंदरता पर खुद ही शर्मा उठी। तभी आहट हुई और सुनील उसको एकटक देखता ही रह गया। रीना ने कांपते हाथों से सिंदूर का एक डिब्बा सुनील की ओर बढ़ा दिया। उस रात वे सुनील की बाहों में खो गई थी। आज उनके रिश्ते को एक नाम मिल गया था, प्यार का रिश्ता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।